ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि पत्रों का अपना अलग अस्तित्व है जो कि स्थायी होता है। बहुत लंबे समय तक हम पत्रों को सहेज कर संभाल कर रख सकते हैं। और दूसरा मुख्य कारण है कि पत्रों में जो भाव होता है वो हमें एसएमएस में नहीं मिलता है। पत्र जो है हमारी अमिट यादों को ताजा कर देते हैं, यानी जब हम उन्हें संभाल कर रखते हैं, बाद में कभी हम उनको पढ़ेंगे तो हमारी पुरानी यादें ताजा होती हैं। तो पत्रों की जगह एसएमएस या फोन का संदेश नहीं ले सकता। जो सेटिस्फेक्शन, जो संतोष हमें पत्र से मिलता है वो हमें एसएमएस से नहीं मिलता। पत्र भावना प्रधान होते हैं, शिक्षाप्रद होते हैं। पत्रों को एकत्रित करके पुस्तकों का रूप दिया जा सकता है, लेकिन संदेशों को एकत्रित करके हम पुस्तक का रूप नहीं दे सकते हैं। तो इस आंसर को लिखने के लिए 3 मुख्य पॉइंट है। पहला है पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं। दूसरा है पत्रों में पत्र भावना प्रधान होते हैं, उनमें लगाव जुड़ा होता है। तीसरा, पत्र हमारी अमिट यादों को ताजा करते हैं। नंबर 4 कि पत्रों को एकत्रित करके हम पुस्तक का रूप दे सकते हैं। ये था पहला आंसर। दूसरा था कि पत्र को हम किस किस नाम से बुला सकते हैं। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। चिट्ठी और पाती जो है वो हिंदी में कहा जाता है। तो पत्र को हम इन निम्नलिखित नामों से पुकार सकते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है पत्र लेखन कला के विकास में क्या योगदान दिया गया। पत्र लेखन कला के विकास के लिए मुख्य प्रयास किया गया कि बच्चों को उसकी पत्रों की संस्कृति को विकसित करने के लिए बच्चों के स्कूल के पाठ्यक्रम में, सिलेबस में इसे शामिल कर दिया गया, जिससे बच्चे पत्र लिखना सीखेंगे। और यही नहीं, भारत में ही नहीं, विश्व के कई देशों में इस संस्कृति के विकास के लिए प्रयास किए गए, जिसमें एक प्रयास विश्व डाक संघ ने भी किया, जिन्होंने 16 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिससे छात्रों में पत्र लेखन की रुचि का विकास हो सके। तो इस तरह से पत्र लेखन कला के विकास के लिए 2 मुख्यतः प्रयास किए गए। पहला प्रयास स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, सिलेबस में इसको शामिल किया गया। दूसरा, इसके लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की गई ताकि लोगों को लिखना आ सके। ये 2 मुख्यतः प्रयास किए गए। फिर आता है क्वेश्चन कि पत्र धरोहर हो सकते हैं। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित उत्तर लिखिए। पत्र धरोहर क्यों हो सकते हैं? धरोहर का मतलब होता है विरासत, यानी संभाल कर रखना। धरोहर का अर्थ होता है थाती या विरासत में किसी चीजें या पुरानी या ऐतिहासिक चीजों को संभाल कर रखना। आज पत्र धरोहर हो चुके हैं, यानी हम पत्रों को संभाल कर रख सकते हैं। इनसे हमारी यादें जुड़ी रहती हैं,
बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, किसान, इनके पत्र जो हैं वो आज भी संभाल कर रखे गए। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार और धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। और यही पत्र का भी अनुसंधान और अनुसंधान का भी विषय है। कई ऐतिहासिक पत्र तो आज करोड़ों लोगों के प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। यानी उन महान हस्तियों के लोगों जो पत्र संभाल के रखे गए हैं वो कई करोड़ लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्र को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। आप कितने भी संदेशों को सहेज कर रख सकते हैं, बहुत सालों तक, लॉन्ग लाइफ तक रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस को आप नहीं रख सकते। भारत में इस श्रेणी में अगर नाम लिया जाए तो महात्मा गांधी का नाम सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया भर में बहुत सारे पत्रों का संकलन जो है बहुत सारे संग्रहालयों में, यानी संग्रहालय मतलब जहाँ पर चीजें संभाल कर रखी जाती हैं, वहां पर लाइब्रेरीज में आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से पत्र धरोहर हो सकते हैं। पुस्तक के रूप में इनको पत्रों को एकत्रित करके पुस्तक का रूप भी दिया जा सकता है, जो पुस्तक के रूप में हमें बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज और पुस्तक की दुकानों पे मिल सकते हैं, जिनके द्वारा हम उस समय के देश काल और समाज के बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह से पत्र धरोहर हो सकते हैं, ये बात सत्य है। फिर आया, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल और टेलीफोन ले सकते हैं? क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? नहीं, इनकी जगह, चिट्ठियों की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। भले कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, कितनी भी टेक्निक आ जाए, लेकिन पत्रों की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। पत्रों की अपनी दुनिया है, जिसमें पूरे संसार पे अपना विस्तार कर रखा है, पूरे संसार में अपना कब्जा कर रखा है। पूरे संसार के लोग इसके बारे में जानते हैं। आज भी पत्रों का पत्राचार होता ही रहता है, भारत ही नहीं अपितु सारे विश्व में। आज भी व्यापारी को विभागीय पत्र, यानी जो व्यापार बिजनेस संबंधित है, डिपार्टमेंटल लेटर्स हैं, वो सब डाक व्यवस्था द्वारा ही, पत्रों द्वारा ही पहुंचाया जाता है। डाक विभाग के साथ साथ कुरियर कंपनियां भी आगे आई हैं। वो चाहे कितना भी काम करती रहें, लेकिन डाक विभाग का अपना महत्व है। पत्रों का चलन, यानी पत्रों की मांग, पत्रों का प्रचलन ना कभी कम हुआ था और ना कभी होगा। पर इस दृष्टिकोण से तो पत्रों का स्थान कोई अन्य संचार साधन नहीं ले सकता। आज भी गांव और गरीब बस्तियों में डाकिये को देवदूत के रूप में माना जाता है। तभी तो आज पत्रों का इतना महत्व है। फिर आया, आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है, सेकंड, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है कैसे? पिन कोड जानते हो ना क्या होता है? पिन कोड हम लोग लिखते हैं, उसमें हर लेटर्स में लिखा जाता है। पिन कोड का अर्थ होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसका फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर। इस संख्या के आधार पर डाक विभाग जो है उससे संबंधित क्षेत्र एक पत्र पहुंचा देता है। जैसे मान लो कि हम डाक व्यवस्था में रैक्स बने होते हैं। अगर दिल्ली का लेटर यहाँ सब जगह से इकट्ठा हुआ, बड़े पोस्ट ऑफिस में गया, दिल्ली का अलग अलग स्टेट के बने हुए हैं ब्लॉक्स, दिल्ली में डाला, पिन कोड से खोजना, एड्रेस दिल्ली के उसमें डाल दिया गया। और दिल्ली में भी कई जगह जगह के अलग अलग पिन कोड होंगे। जैसे अपने वापी का कैसे है, अलग पिन कोड है वापी सिटी का,
जेडीसी का अलग है और वहां का अलग है, चला का अलग है। लेकिन पूरे वापी का अगर बोलोगे 396195, तो 396195 में साय लेटर डाल दिए गए। उसके बाद जेडीसी का अलग किया गया और चला का अलग किया गया। तो उससे उनको अलग करने की जो प्रक्रिया है वो इजी हो जाती है। क्योंकि देश के प्रत्येक इलाके, शहर, गांव आदि के लिए संख्याएं निर्धारित होती हैं, यानी सबके लिए पिन कोड अलग अलग निर्धारित होता है। अब सबके एड्रेस को तो हम पढ़ के नहीं कर सकते ना, तो एक पिन कोड होता है जो एक तरीके का एड्रेस है, और सबके गांव, इलाके, शहर के लिए अलग अलग निर्धारित होता है, अलग अलग निश्चित किया जाता है। पिन कोड 6 अंकों की ऐसी व्यवस्था है, 6 अंक होते हैं, 6 डिजिट होते हैं, जिसमें राज्य का भी पिन कोड होता है, जिला यानी शहर, तहसील, गांव, सबका अलग अलग पिन कोड होता है, अलग अलग अंक निर्धारित किए जाते हैं। जैसे पिन कोड अगर 11001 में 11 दिल्ली के क्षेत्र को, तो 00 विशेष उप क्षेत्र जिलों को। समझ में आया? जैसे मान लो एक पिन कोड है 11110001, इसमें 11 जो है वो दिल्ली का है, और 00 जो है वो दिल्ली के जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं। जैसे मान लो 396 अपना है ना, तो 39 गुजरात का है, और उसके आगे का होगा 195 या 195 जो भी है, तो वो वापी का हो गया। समझ गए? तो पिन कोड से ये चीजें अलग अलग करना इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तथा मोहल्ले के डाकघर को दर्शाने वाली संख्याएं भी हैं, यानी पिन कोड जो होता है पूरी तरह से पता होता है। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल की दिल्ली का कि 11000 और 1, तो उसमें 11 दिल्ली का हो गया, 00 हो गया आपका दिल्ली के विशेष उप क्षेत्र का, और 01 हो गया जिस पर्टिकुलर एरिया में आप रह रहे हो उस पर्टिकुलर एरिया के डाकघर। तो इस तरह से पिन कोड क्या है, एक तरीके से पता है, जिससे चिट्ठियों को गंतव्य तक पहुंचाने में आसानी होती है। फिर एक आखिरी आंसर है, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? महात्मा गांधी इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हो चुके थे कि सभी उन्हें जानते थे, चाहे वो बाहर के देश के हो, चाहे वो कहीं के भी हो, सब उन्हें अच्छे से पहचानते थे। तो उनको अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं होती थी, उसमें वो महात्मा गांधी इंडिया लिख देते थे, लोग लिख देते थे और उनके पास पत्र पहुंच जाते थे। गांधी जी भारत की पहचान थे, डाक विभाग को उनका पता मालूम रहता था कि महात्मा गांधी इस समय कहाँ होंगे, इसलिए उनके पत्र उन तक पहुंचा दिए जाते थे। इसलिए उनके पत्रों पर उनका नाम नहीं लिखा जाता था, सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया लिखा जाता था।